स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार सरकार पर तेजस्वी यादव ने बोला बड़ा हमला। बोले बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधियों को संरक्षण दे रही है सरकार। जी हां, राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और हत्या, लूट, रंगदारी तथा अन्य आपराधिक मामले से आम लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार अपराध पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि छात्र, युवा, व्यापारी, महिलाएं और फिर आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार से कानून व्यवस्था में तत्काल सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। वहीं पर इस मुद्दे को लेकर कि बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विपक्ष लगातार सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब आम आदमी भी हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे यात्रा। बिहार में हेली टूरिज्म योजना की शुरुआत। आप भी कर सकते हैं हेलीकॉप्टर से सैर। दरअसल बात यह है कि बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत अब आम लोग भी किफ़ायती किराए पर हेलीकॉप्टर से बिहार के प्रमुख पर्यटन और फिर धार्मिक स्थलों की सैर कर सकेंगे। योजना के पहले चरण में पटना, राजगीर, वाल्मीकि नगर और फिर कैमूर को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा गया है, जहाँ ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि व्यावसायिक उड़ानें 18 जुलाई से शुरू होगी। योजना के तहत पटना से राजगीर के लिए 4000, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 और कैमूर के लिए 6000 तय किया गया है। सरकार प्रत्येक टिकट पर अधिकतम 15,422 तक की सब्सिडी भी दे रही है, ताकि आम लोग कम खर्च में हवाई यात्रा का आनंद ले सकें। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य बिहार में धार्मिक, सांस्कृतिक और फिर प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना और राज्य को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाना है। इसके साथ ही होम स्टे, स्थानीय हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मछली पालन के लिए सरकार दे रही है 70% सब्सिडी। तालाब निर्माण पर मिलेंगे 4 लाख तक। जाने योजना के बारे में सब कुछ। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और फिर मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाब मत्स्य की विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और फिर अति पिछड़ा वर्ग के पात्र किसानों को मछली पालन के लिए 70% तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने 40 डिसमिल जमीन पर तालाब निर्माण सहित पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 5,72,000 रुपये तय की है, जिसमें लाभार्थी को अधिकतम 4 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। योजना के तहत सिर्फ तालाब निर्माण ही नहीं, बल्कि बोरिंग और फिर एरिएटर मशीन, शेड निर्माण तथा मछली पालन के लिए जरूरी अन्य आधारभूत सुविधाओं पर भी अनुदान दिया जाए। सरकार का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से मछली पालन के लिए प्रोत्साहन करना है, ताकि वे खेती के साथ अतिरिक्त आय का मजबूत स्रोत तैयार कर सके। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान भूमि से जुड़े दस्तावेज और फिर अन्य आवश्यक जानकारी जमा करनी होगी। यदि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो फिर संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय की से आप सहायता ले सकते हैं। सरकारी फंड का इंतजार नहीं किया, इस पंचायत ने खुद कमाए पैसे, अब पूरे बिहार के मुखिया सीखने आएंगे मॉडल। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की सिसुआ पूर्वी पंचायत ने आत्मनिर्भर विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। सरकारी अनुदान का इंतजार करने के बजाय पंचायत ने अपने स्तर पर आय के नए स्रोत विकसित किए और उसी राशि से विकास कार्यों को गति दी। जब पंचायत की इस पहल को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने इसे राज्य के लिए रोल मॉडल घोषित किया है। अब बिहार के विभिन्न जिलों की 50 से 100 मुखिया यहां आकर के इस मॉडल का अध्ययन करेंगे। सिसुआ पूर्वी पंचायत ने घर घर कचरा संग्रहण के लिए मामूली शुल्क, पंचायत के पोखर में बोटिंग सुविधा
और वातानुकूलित ई लाइब्रेरी जैसी सेवाओं के माध्यम से नियमित राजस्व जुटाया है। इस आय का उपयोग पंचायत में विकास कार्यों और फिर सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। यह साथ ही महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भी विकसित किया गया है, जहां पर सिलाई, बुनाई और फिर कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचायत की मुखिया तानिया परवीन के नेतृत्व में विकसित इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिल चुकी है। स्वच्छता और फिर बेहतर पंचायत प्रबंधन के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। अब राज्य सरकार चाहती है, यानी कि बिहार सरकार चाहती है कि अन्य पंचायतों में भी इसी मॉडल से सीख लेकर के स्थानीय संसाधनों के जरिए आत्मनिर्भर बने और विकास कार्यों को नई गति दें। बिहार में बाढ़ का खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है बागमती कोसी भी लाल निशान के करीब। दरअसल बात है कि बिहार के खगड़िया जिले में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के कारण बागमती और फिर कोसी नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। जहाँ संतोष जलद्वार के पास बागमती नदी खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि कोसी नदी भी लाल निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग और फिर जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं। संवेदनशील तटबंधों पर अभियंताओं और फिर कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। राहत एवं बचाव के दलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने की अपील की है। लोगवा देत काहे गाड़ी, फूलों से नहीं बल्कि गालियों से होता है यहाँ पर स्वागत, दूल्हे का स्वागत। भगवान राम से जुड़ी है कहानी। दरअसल बात है कि बिहार खासकर कि मिथिला क्षेत्र की शादियों में एक अनोखी परंपरा आज भी निभाई जाती है। अगर आप मिथिला से क्षेत्र से आते हैं तो आप ये बखूबी जानते होंगे, यहाँ पर दूल्हे और बारात का स्वागत फूलों से नहीं बल्कि पारंपरिक गाड़ी गीतों के साथ किया जाता है। इन गीतों में दूल्हे, उसके परिवार और फिर बारातियों पर हंसी मजाक और तंज भरे शब्द बोले जाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं बल्कि विवाह समारोह को आनंदमय और यादगार बनाना होता है। मान्यता है कि इस परंपरा की जड़ें भगवान राम और सीता के विवाह से जुड़ी हुई है। लोक कथाओं के अनुसार जनकपुर में राम की बारात पहुंचने पर महिलाओं ने हंसी ठिठोली करते हुए गाड़ी गीत गाए थे। तभी से मिथिला की शादियों में ये परंपरा चली आ रही है। आज भी विवाह के दौरान महिलाएं पारंपरिक लोक धुनों पर लोगवा देत काहे गाड़ी जैसे गीत गाकर के इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। लोक संस्कृति के जानकारों का मानना है कि गाड़ी गीत सामाजिक मेलजोल, अपनापन और फिर रिश्तों में मिठास बढ़ाने का माध्यम है। इन गीतों के जरिए दोनों परिवारों के बीच हंसी मजाक का माहौल बनता है और विवाह का उत्सव और भी रंगीन हो जाता है। बदलते समय के बावजूद बिहार और फिर मिथिला की ये अनूठी परंपरा आज भी सांस्कृतिक विरासत के रूप में पूरी श्रद्धा और फिर उत्साह के साथ निभाई जाती है। अगर आप मिथिला क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं तो आपको इसके बारे में बखूबी पता होगा और आप जानते भी होंगे। देवर ने दी न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी, इंस्पेक्टर पति ने की 20 लाख दहेज की मांग, पत्नी का बड़ा खुलासा। दरअसल बात है कि एक महिला ने अपने पुलिस इंस्पेक्टर पति और फिर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि शादी के बाद उसे 20 लाख रुपए दहेज की मांग की गई और मांग पूरी नहीं होने पर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जब पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके देवर ने उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर के उसे डराने और दबाव बनाने की कोशिश की गई है। महिला के अनुसार विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसे घर से निकालने की भी कोशिश की गई। इसके बाद उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला जांच के अधीन है और फिर आरोपों की सत्यता का अंतिम फैसला जांच और फिर न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। पुलिस ने कहा है कि दोनों पक्षों के बयान और फिर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नेपाल ने पानी छोड़कर के बिहार में बढ़ाई परेशानी, अररिया के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। दरअसल बात यह है कि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और फिर वहां से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के अररिया जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जसक्ति प्रखंड से होकर के बहने वाली नूना और फिर बकरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे निचले इलाकों में पानी फैलने की आशंका गहराई गई है। जिला प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग और फिर
स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तटबंधों की निगरानी तेज कर दी गई है और राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट कर दिया गया है। यदि जलस्तर में और बढ़ोतरी होती है तो फिर निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की तैयारी भी की जा रही है। प्रशासन ने भी नदी किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें। साथ ही लोगों को अनावश्यक रूप से नदी के पास न जाने और फिर मौसम और जलस्तर से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में बारिश जारी रहने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। ये सिर्फ मेरा नामांकन नहीं, नामांकन दाखिल करने के बाद क्या बोले प्रशांत किशोर। दरअसल बात है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि ये सिर्फ मेरा नामांकन नहीं बल्कि बिहार में बदलाव की चाह रखने वाले हर नागरिक का नामांकन है। उन्होंने दावा किया है कि ये चुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव है। प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों से बदलाव की लड़ाई में साथ देने की अपील की है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बांकीपुर को किसी एक दल का गढ़ नहीं माना जाना चाहिए और जनता इस बार विकास, शिक्षा, रोजगार तथा बेहतर शासन के मुद्दों पर मतदान करेगी। उन्होंने दावा किया है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से है और जनता बदलाव चाहती है। बांकीपुर उपचुनाव इस बार काफी चर्चाओं में है क्योंकि यह प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल चुनावी मुकाबला माना जा रहा है। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ मौजूद रहे और पूरे इलाके में पदयात्रा भी निकाली गई। वहीं पर दूसरी ओर भाजपा ने भी इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे आने वाले दिनों में चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है। चुनावी घमासान के बीच पुलिस का एक्शन, नामांकन के बाद इस प्रत्याशी को किया गया गिरफ्तार। दरअसल बात है कि बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान चुनावी माहौल उस समय ज्यादा गर्मा गया जब उम्मीदवार वीना मानवी को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से हिरासत में ले गए कारणों को लेकर के तत्काल कोई भी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। घटना के बाद तेज प्रताप यादव ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि उनके उम्मीदवार को झूठे मुकदमे में मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो फिर इस मामले को अदालत तक ले जाया जाएगा। जब वहीं पर समर्थकों ने भी इसे राजनीतिक दबाव की गई कार्रवाई बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और फिर पुलिस की कार्रवाई को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रशासन का कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाला कदम बता रहा है। मामले की आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पहले भरत तिवारी, अब बंटी यादव। बिहार पुलिस पर उठे सवाल, कार्रवाई को लेकर की बड़ी बहस। दरअसल बात है कि बिहार में हाल ही में दो चर्चित घटनाओं भरत तिवारी एनकाउंटर और फिर बंटी यादव एनकाउंटर हत्याकांड को लेकर के पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इन मामलों के बाद निष्पक्ष और फिर कई सामाजिक संगठनों ने कानून व्यवस्था तथा पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताई है। इन घटनाओं को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और पुलिस की भूमिका पर बहस छिड़ी हुई है। जब बंटी यादव कांड में पुलिस पर आरोप लगा है कि शिकायत मिलने के बावजूद समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि भरत तिवारी मामले में एनकाउंटर की परिस्थितियों को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इन दोनों मामलों को आधार बनाकर के विपक्ष राज्य सरकार और फिर पुलिस प्रशासन को घेर रहा है तथा निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहा है। वहीं पर पुलिस और प्रशासन का कहना है कि दोनों मामलों की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इन घटनाओं के बाद बिहार में कानून व्यवस्था और फिर पुलिस की जवाबदेही को लेकर के राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा और तेज हो गई है। कैसा रहेगा आज का मौसम? 14 जुलाई का मौसम। बिहार में बरसेगी आफत, दरभंगा, पूर्णिया समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में आज यानी कि 14 जुलाई को मानसून एक बार फिर से सक्रिय रहने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार और मिथिलांचल के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, सहरसा, भागलपुर, बांका और जमुई में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत कई जिलों में तेज आंधी, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। जब खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी जैसे जिलों
में लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार के कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर रखने, बिजली गिरने के दौरान खुले मैदान या फिर पेड़ों के नीचे शरण न लेने और फिर आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिहार में उद्घाटन से पहले ही दरक गई 3792 करोड़ रुपए की 4 लेन सड़क, NHAI ने गठित की जांच टीम। दरअसल बात है कि बिहार की महत्वाकांक्षी मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन परियोजना उद्घाटन से पहले ही विवादों में आ गई है। करीब 3792 करोड़ की लागत से बन रही इस सड़क के एक हिस्से में दरार पड़ने के बाद निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये दरार भागलपुर जिले के गनगनिया के पास निर्माणाधीन डाउन लेन में दिखाई दी है, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NHAI ने तत्काल जांच टीम गठित करके मौके पर भेज दिया है। NHAI के अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में सड़क के सब ग्रेड वाले हिस्से में दरार आने की बात सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि तकनीकी जांच में निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या फिर गंभीर खामी पाई जाती है तो केवल मरम्मत नहीं की जाएगी, बल्कि प्रभावित हिस्सों को पूरी तरह से तोड़ करके नए सिरे से बनाया जाएगा। फिलहाल विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये 4 लेन परियोजना मुंगेर, भागलपुर और संथाल परगना क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। श्रावणी मेले में से पहले इस सड़क को चालू करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उद्घाटन से पहले ही दरार आ गई है। बिहार पुलिस की वर्दी पहन करके बना फर्जी सिपाही बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर ID मांगते ही उड़ गए होश। दरअसल बात यह है कि बिहार के पूर्वी चंपारण के बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर उस समय हरकत मच गया जब बिहार पुलिस की वर्दी पहन करके घूम रहे एक युवक की पहचान पर संदेह हुआ। रेलवे स्टेशन पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब उससे पहचान पत्र यानी कि ID दिखाने को कहा तो फिर वे कोई वैध पहचान पत्र पेश नहीं कर सका। इसके बाद पूछताछ में मामला संदिग्ध लगने पर उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि युवक असली पुलिसकर्मी नहीं बल्कि फर्जी तरीके से बिहार पुलिस की वर्दी पहन करके घूम रहा था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने वर्दी कहां से हासिल की, उसका उद्देश्य क्या था और क्या ही वह किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल था या नहीं। जब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि उसके साथ कोई और व्यक्ति तो इस मामले में शामिल नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी केवल वर्दी पहन करके घूम रहा था या फिर किसी बड़ी साजिश या फिर धोखाधड़ी की योजना के तहत स्टेशन पर पहुंचा था। अब पूर्व चुनाव कमिश्नर को भी नहीं SIR पर भरोसा, SY कुरैशी बोले ये लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़। दरअसल बात यह है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर के गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्वरूप में ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है और इससे बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताते हुए प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और फिर सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया है। कुरैशी का कहना है कि मतदाता सूची में नाम शामिल होना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए किसी भी पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पात्र मतदाता अनजाने में अपने अधिकार से वंचित ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि यदि बड़ी संख्या में लोगों को अपने नाम दोबारा साबित करने की नौबत आती है तो फिर इससे आम नागरिकों खासकर के गरीब और फिर प्रवासी वर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और फिर अद्यतन बनाना है। इस मुद्दे पर राजनीतिक और फिर कानूनी बहस जारी है तथा विभिन्न पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। चुनावी रणनीति का काम छोड़ने के बाद प्रशांत किशोर की कमाई में बम्पर इजाफा, खुद बताया कहां से आई पूंजी। दरअसल जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल अपने चुनावी हल्फनामे में करीब 198 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। हल्फनामे के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में उनकी संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ने के बाद उनकी आय का प्रमुख स्रोत विभिन्न कंपनियों में किए गए निवेश, वित्तीय परिसंपत्तियां और फिर अन्य व्यावसायिक गतिविधियां रही है। प्रशांत किशोर ने बताया है कि उनकी पूंजी किसी राजनीतिक पद या फिर सरकारी लाभ से नहीं बल्कि निजी निवेश और व्यवसाय से आई है। हल्फनामे में बैंक जमा, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्तियां और अन्य निवेशों का भी जिक्र किया गया है।
इसके अलावा उनके नाम पर राइस मिल यानी कि चावल मिल और अन्य व्यावसायिक परिसंपत्तियां भी दर्ज है। बांकीपुर उपचुनाव के बीच उनकी संपत्ति और आय को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि चुनावी हलफनामे में उम्मीदवार द्वारा अपनी आय, संपत्ति और फिर देनदारियों का विवरण देना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, ताकि मतदाताओं को उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी मिल सके। बिहार के सुपौल में आंगनबाड़ी सहायिका के खाते में दिखे 740 करोड़ रुपए, बैंक बैलेंस देख करके हर कोई हुए हैरान। दरअसल बात है कि बिहार के सुपौल जिला में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक आंगनबाड़ी सहायिका जब अपने खाते से 2100 रुपये निकालने बैंक पहुंची तो फिर पासबुक और फिर बैलेंस चेक करने पर उनके खाते में 740 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति राशि दिखाई दी। इतना बड़ा बैलेंस देख करके महिला और फिर बैंक कर्मचारी दोनों हैरान रह गए। देखते ही ये खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बैंक अधिकारियों ने इसे तकनीकी गड़बड़ी या फिर सिस्टम संबंधित गलती होने की आशंका जताई है। बैंक ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि खाते में इतनी बड़ी राशि कैसे दिखाई दी है। इससे पहले भी बिहार के अन्य जिलों में खातों में करोड़ों रुपए दिखने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी है, जिन्हें बाद में तकनीकी गलती बताया गया था। फिलहाल महिला के खाते में वास्तव में इतनी राशि ट्रांसफर होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये सिस्टम की गलती थी या फिर कोई अन्य तकनीकी कारण। मामले की जांच जारी है और बैंक की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बिहार के 8700 छात्र शिक्षक AI ट्रेनिंग के लिए जाएंगे गुजरात। सरस्वती विद्या निकेतन बनेंगे मॉडल स्कूल। दरअसल बात है कि बिहार सरकार स्कूल शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार के 8700 छात्र और शिक्षक चरणबद्ध तरीके से गुजरात के गांधीनगर भेजे जाएंगे, जहां उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक प्रखंड में विकसित किए जा रहे सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने समीक्षा बैठक में बताया है कि सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों में रंग रोगन, पेयजल, बिजली और फिर अन्य आधारभूत सुविधाओं का कार्य 20 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर PM श्री योजना के तहत ICT लैब, स्मार्ट क्लास और फिर आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को तकनीकी आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सरकार का मानना है कि AI प्रशिक्षण से छात्र और फिर शिक्षक नई तकनीकों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होंगे। सावन के बाद हटेगा बेली ब्रिज, विक्रमशिला सेतु पर 3 महीने बंद रहेंगे आवागमन। दरअसल बात है कि बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां सावन मास समाप्त होने के बाद 28 अगस्त से सेतु पर लगे अस्थायी बेली ब्रिज को हटाने का काम शुरू होगा, जबकि 1 सितंबर से करीब 3 महीने तक पुल पर सभी प्रकार की गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान क्षतिग्रस्त हिस्से का अस्थायी निर्माण किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के अनुसार बेली ब्रिज केवल अस्थायी व्यवस्था थी, जहां अब उसकी जगह मजबूत कंक्रीट स्लैब और अस्थायी संरचना तैयार की जाएगी। पुल बंद रहने से भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, अररिया और सीमांचल के लाखों लोगों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। प्रशासन वैकल्पिक मार्ग और फिर फेरी सेवा की व्यवस्था पर काम कर रहा है, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। सरकार का लक्ष्य 30 नवंबर तक मरम्मत कार्य पूरा करके विक्रमशिला सेतु को फिर से सामान्य यातायात के लिए खोलना है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ महीनों की असुविधा के बाद लोगों को पहले से अधिक सुरक्षित और फिर मजबूत पुल मिलेगा। जब प्रशासन ने लोगों से यात्रा की योजना पहले से बनाने और फिर जारी रखने और जारी किए जाने वाले ट्रैफिक डायवर्सन का पालन करने की अपील की है। किशनगंज में 5 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा, SDM का आदेश 1 महीने से अधूरा, अब कल हटेगा अतिक्रमण। किशनगंज में एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। राजस्व मंत्री के गृह जिले में करीब 5 एकड़ सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला लगातार सुर्खियों में है। हैरानी की बात यह है कि सरकारी जमीन घोषित होने और SDM के आदेश जारी होने के बावजूद 1 महीने तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। इस बीच जमीन पर चाय का बागान तक तैयार कर दिया गया। अब प्रशासन का कहना है कि कल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आखिर
आखिर पूरा मामला क्या है और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी, आइए जानते हैं पूरी खबर। इससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज जिले में सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। जिले के बेलवा पंचायत अंतर्गत मौजा बेलवा काशीपुर में स्थित 5 एकड़ 12 डिसमिल सरकारी भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया है। इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई में हो रही देरी को लेकर स्थानीय लोगों ने भी सवाल उठाए हैं। वाद संख्या 11/2022 से 23 में आदेश पारित करते हुए संबंधित जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद ये भूमि सरकारी खाते में दर्ज हो गई, लेकिन आरोप है कि सरकारी भूमि घोषित होने के बावजूद कुछ लोगों ने वहां खेती शुरू कर दी और चाय का बागान भी विकसित कर लिया। बताया जा रहा है कि इस मामले की शिकायत व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और लिखित आवेदन के माध्यम से प्रशासन से की गई थी। अंचल प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई। इसके बावजूद जमीन पर गतिविधियां जारी रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत कुमार ने 12 जून 2026 को अतिक्रमण हटाने का संयुक्त आदेश जारी किया था। इस कार्रवाई के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा 50 महिला और 50 पुरुष पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी, लेकिन निर्धारित तिथि पर अभियान नहीं चल सका और आदेश फाइलों तक ही सीमित रह गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस बीच अतिक्रमणकारी पहले से लगाए गए चाय बागान के आसपास की सरकारी जमीन को भी बांस बल्ली लगाकर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। शादी वाले घर में 24 लाख की चोरी। किशनगंज में महिलाओं को बेहोश कर गहने और नकदी ले उड़े बदमाश, रिसेप्शन रद्द। किशनगंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिस घर में शादी की खुशियां थी वहां देखते ही देखते मातम जैसा माहौल बन गया। बदमाशों ने देर रात शादी वाले घर को निशाना बनाया, घर में मौजूद महिलाओं को कथित तौर पर बेहोश कर दिया और लाखों रुपए के गहने वो नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद परिवार को रिसेप्शन तक रद्द करना पड़ा। पुलिस जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश की जा रही है। आखिर कैसे हुई ये पूरी वारदात, आइए जानते हैं इस खबर में। इससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित पुराना खगरा में रविवार देर रात एक शादी वाले घर में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने घर में मौजूद महिलाओं को कथित तौर पर बेहोश कर अलमारी का ताला तोड़ दिया और करीब 24 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार पुराना खगरा स्थित सरकारी स्कूल के पास रहने वाले विजय देव के बेटे विकास की शादी थी। परिवार के अधिकांश सदस्य बारात लेकर पूर्णिया गए हुए थे। घर में केवल 4 महिलाएं मौजूद थी। इसी दौरान देर रात अज्ञात बदमाश घर में घुस गए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। परिवार की सदस्य शकुंतला देवी ने बताया कि रात तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन सोमवार सुबह जब बारात से लौटे परिजनों ने घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। अलमारी टूटी हुई थी और उसमें रखे कीमती गहने वो नकदी गायब थे। घटना की जानकारी मिलते ही शादी की खुशियां पल भर में गम में बदल गई। गृह स्वामी विजय देव ने बताया कि इस चोरी से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना इतनी बड़ी थी कि सोमवार को आयोजित होने वाला रिसेप्शन कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटना स्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया है। दोस्तों, बिहार में मानसून का कहर लगातार जारी है। सीमांचल मिथिलांचल में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पर पटना समेत 22 जिलों में पारा गिरेगा। जहां राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में मानसून सक्रिय है, जिससे भारी बारिश और जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी सहित बिहार में मानसून की सक्रियता बने होने के कारण झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। जब पटना सहित बिहार के अलग अलग भागों में शुक्रवार की देर रात को लेकर के शनिवार की सुबह
तक विभिन्न इलाकों में भारी बारिश दर्ज के कारण कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई रही। वहीं पर रविवार को भारी बारिश हुई। मौसम विभाग केंद्र के पटना के अनुसार आज पटना सहित बिहार के कई जिलों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ उत्तर बिहार के अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी समेत अन्य जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार के अलग अलग भागों में रुक रुक करके वर्षा की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। इसके कारण तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में विशेष बदलाव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पर मौसम में बदलाव आने के साथ पटना सहित 22 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे के दौरान पटना के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 30.3 डिग्री सेल्सियस एवं 34.2 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान पटना का अलग अलग भागों के अलावा जिले में भारी बारिश दर्ज की गई है। पटना जिले के विक्रम में सर्वाधिक वर्षा 99.6 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि पटना शहर में इस सीजन में सबसे ज्यादा बारिश 46 मिलीमीटर दर्ज की गई। रविवार को पटना सहित इसके आसपास इलाकों में तेज हवा के साथ रुक रुक करके वर्षा होने से मौसम सामान्य बना रहा। प्रमुख शहरों में दर्ज हुए वर्षा पटना जिले में पुनपुन में 88.8 मिलीमीटर, दुल्हिन बाजार में 86.6 मिलीमीटर, मोकामा में 85.4 मिलीमीटर, श्रीपालपुर में 78.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।